हाउ आर यू ऑल। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक प्लेस करूं तो कैपेसिटेंस पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। पिछले लेक्चरों में हमने ये बात करी है। अब मैं जहां से मैक्सिमम सवाल आने के चांसेस हैं और आता भी है, आप देखो भी, थोड़ा थियोरेटिकल भी सवाल हो जाता है वहां से और डायरेक्ट भी सवाल आता है। तो ये चार, इसको मैंने चार हिस्सों में डिवाइड किया है। फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको मैं बोल देता हूं फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें जो पहला पॉइंट है बच्चे, वो पहला पॉइंट जो मैं कर रहा हूं, कह रहा था, आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनिशियली कैपेसिटर is charged to some potential and battery is removed। मतलब आपने कैपेसिटर चार्ज किया, चार्ज करके आपने बैटरी को रिमूव कर दिया। नाउ separation between the plate is increases। now separation between the plate is increases। आपने कैपेसिटेंस के साथ छेड़छाड़ की है, मतलब इंक्रीज करना डिक्रीज करना। तो इंक्रीज वाला केस कर लेते हैं, डिक्रीज वाला आपके खुद समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है भैया कि ये मैं दो पैरेलल प्लेट बना लेता हूं बच्चे। आपने क्या किया, प्लस क्यू यहां दिया, ऐसे चार्ज किया सम वी पोटेंशियल से, सी कैपेसिटेंस से, ये डी है। तो सी आपका क्या है इनिशियली, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है। और आपने क्या किया, बैटरी हटाने के बाद आपने इस चार्ज को आइसोलेट कर दिया। चार्ज यानी कि कैपेसिटर के ऊपर अगर मैं चार्ज कहूं तो क्यू चार्ज दे दिया आपने, यानी कि क्यू कैपेसिटर का सेम रहेगा। वही सेम चीज, सेम लॉजिक। भाई इसके ऊपर दिया हुआ चार्ज कहीं भाग थोड़ी ना जाएगा या कूद के इधर चला जाएगा। तो ये जैसा का है ऐसा का ऐसे ही आपने चार्ज किया और उठा के कैपेसिटर ऐसे आइसोलेट करके रख दिया। तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, रहेगा। अब बात है कि कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ए, सी पे क्या फर्क पड़ेगा, बी, क्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें बताना है। ई पे क्या फर्क पड़ेगा, डी, डेल्टा वी पे क्या फर्क पड़ेगा। ई पॉइंट है एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी स्टोर्ड। और एफ है एनर्जी डेंसिटी। ये चार पॉइंट, ये एक दो तीन चार पांच छह पॉइंट्स है। ठीक है। तो इन छह पॉइंट्स में से कोई सा भी एक पॉइंट वो पूछ सकता है। तो हम सारों के बारे में ही बात कर लेंगे। तो आप अगर देखो यहां ध्यान से, क्यू सेम है, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आप डी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज। भाई आप डी इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इनवर्स रेशो में आ गया ना, ऊपर वाला तो कांस्टेंट है। क्यों आपका क्या है, सेम। चलो जी, अब ई की बात करते हैं। ई कैसे चेक करो जी, ई क्या होता है मेरा, डेल्टा वी इंटू डी। ठीक है, सॉरी, डेल्टा वी अपॉन डी। अब यहां इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ई कैसे चेक करा जाए, ये कैसे चेक करा जाए। देखो, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि यहां जब ई की आप बात करोगे तो ई किसकी वजह से होगा बच्चे, यहां बीच में इन दोनों चार्ज की वजह से। और ई जो होता है आपका वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू तो यहाँ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ई तो क्या रहेगा, सेम। ई तो चेंज नहीं होने वाला, यानी कि डेल्टा वी क्या हो जाता है तुम्हारा, ई इंटू डी। अब ई तो तुम्हारा सेम है, डी क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो डेल्टा वी भी क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर है। एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी दो फॉर्मूले हैं, एक है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, एक है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। आप देखो ये वाला, इसमें दोनों वेरिएबल है तो बचेंगे इसको यूज करने से, सी भी वेरिएबल, वी भी वेरिएबल। ठीक है, सी डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा भी इंक्रीज हो रहा है, तो आप बता ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप क्यू स्क्वायर बाई टू सी को यूज करते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो इसमें क्यू तो क्या हो गया, कांस्टेंट। भाई ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। सी क्या हो रहा है तुम्हारा, डिक्रीज,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी तुम्हारी क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई तुम्हारा सेम है, ई तुम्हारा क्या है, सेम है, तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी भी क्या रहने वाली है, सेम। क्लियर है जी। अब सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड केस तुम्हारा, चीजें सेम है। दूसरा पॉइंट है, इफ बैटरी रिमेन कनेक्टेड। क्या बच्चे, अगर बैटरी जैसी लगी हुई है वैसी ही लगी रहे, यानी कि आपने क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये है, ये चार्ज है, तो बैटरी ऐसे है तो ऐसी ही रहे। और अब आप डी इंक्रीज करो, ये डी जो है तुम्हारा इंक्रीज हुआ है, बैटरी ऐसे का ऐसा ही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या फिक्स किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पोटेंशियल जीरो, यहाँ वी, यहाँ वी, यहाँ जीरो, तो आपने अल्टीमेटली मैं बोलूं तो डेल्टा वी कांस्टेंट कर दिया इस प्लेट और इस, यानी कि कैपेसिटर के अलोंग आपने डेल्टा वी क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो पहली इंफॉर्मेशन जो सबसे पहली मुझे मिली कि डेल्टा वी आपका सेम रहने वाला है। अब यहां के बाद सोचना शुरू करेंगे, जितने भी पॉइंट का हमें आंसर देना है, चाहे वो कुछ भी पूछे। तो पहला तो हमें बताना है सी के बारे में, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। बी फिर चार्ज के बारे में बताना है। सी फिर डेल्टा वी के बारे में बताना है। डी फिर तुम्हारा ई के बारे में बताना है। यू के बारे में बताना है, एनर्जी के बारे में। और एफ वही एनर्जी डेंसिटी के बारे में, यानी कि यू बाय वॉल्यूम। नोटेशन दे दिया है जी। ठीक है बच्चे। अब आप कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस तो सीधी सी बात है, किस बात पे फर्क पड़ती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बच्चे। डी इंक्रीज हो रहा है तो ये तो आपका डिक्रीज होना ही होना है, और किसी फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये, क्यू पे, वी पे, भाड़ में जाए इसकी तरफ से। इसका तो सीधा सीधा है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से और ए और डी से रिलेशन, ये तो ज्योमेट्रिकल स्पेस के लिए डिफाइन है। क्यों, क्यों क्या होता है, सी डेल्टा वी। डेल्टा वी तो सेम है तुम्हारा, जितना पहले था उतना ही बाद में है। सवाल तो आप समझ ही गए होंगे ना, ये कह रहा है कि ये सिस्टम ऐसे ही रखा और डी को इंक्रीज कर दिया, तो यानी कि डी आपने इतना कर दिया मान लो। अब आपका डी ये है। अब बताना है आपको सारी चीजें क्या क्या बदलाव आएगा। तो क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। अब सी क्या हो गया, डिक्रीज, तो चार्ज भी क्या होना है, डिक्रीज, क्योंकि डेल्टा वी तो सेम है। भाई डेल्टा वी तो सेम है, अगर चार्ज कैपेसिटेंस घटेगी तो चार्ज भी तो घटेगा। अब आगे चलते हैं डेल्टा वी के बारे में। डेल्टा वी क्या है तुम्हारा, ई डॉट डी। अब डेल्टा वी मुझे पता है, ये तो क्या है मेरा, सेम। क्या है मेरा, सेम। अगर डेल्टा वी मेरा सेम है तो ई इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, डेल्टा वी बाई डी। ठीक है भाई, डेल्टा वी तो मैंने फिक्स कर दिया। अब डेल्टा वी सेम है तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि डी इंक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ होगा। दूसरा लॉजिक, डेल्टा भी सेम है, कांस्टेंट है, जितना पहले मान लो 2 वोल्ट है था पहले, बाद में भी बैटरी 2 वोल्ट की रहेगी। डी आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अगर ये आपने इंक्रीज कराया तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा ना 2 वोल्ट रहने के लिए। भाई एक फैक्टर था तुम्हारा, मान लो 4 × 5 मिलकर 20 हो रहा था, आप कह रहे हो कि अब 5 को डिक्रीज कर रहे हो, 5 को आप 4 कर दो, तो आपको 4 को तो 5 करना ही पड़ेगा ना। ये वाली बात कह रहा हूं मैं आपसे। तो आपने अगर डी इंक्रीज किया है तो ई को आपको, यहां से पता चल रहा है, मैथ्स है सिंपल, तो ई तुम्हारा डिक्रीज होगा। आगे चलो यू के बारे में। अब यहां फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, डेल्टा वी का स्क्वायर। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि डेल्टा वी कांस्टेंट है, तो सोचना आसान पड़ जाएगा। यू किसके प्रोपोर्शनल है, सी के। सी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यू भी क्या होगा, डिक्रीज। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। फिर अगर मेरा यू पर यूनिट वॉल्यूम है सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है। ई मेरा क्या हुआ है, डिक्रीज, ये तो कांस्टेंट ही है। ई क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगी तुम्हारी, डिक्रीज। आई होप कि आपके समझ में आया हो कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश की है, किस किस तरीके से आपको जवाब देना है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाला है कि एक कैपेसिटर इज चार्ज्ड
आपने चार्ज किया, दैट इज बैटरी इज नॉट कनेक्टेड slab of dielectric constant K is inserted between the plate of capacitor, between the plate of capacitor. तब आपको वो सारी चीजें बतानी है, यानी कि एक आइसोलेटेड, कुल मिला के बात ऐसी है, मैं आपको केस समझाता हूं और जैसा लैंग्वेज दिया होता है आपको वैसा ही एज्यूम करना होता है। आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, प्लस क्यू माइनस क्यू, और आपने बच्चे इसके बीच में ऐसे के नाम का डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है वो आपने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये प्लेस करने के बाद अब आपको बताना है कि कैपेसिटेंस पे या हर एक पॉइंट पे जो भी हम लिख रहे थे, तो मैं पॉइंट्स लिखता हूं, ए सी, बी हो गया हमारे पास क्यू, सी हो गया हमारे पास डेल्टा वी, डी हो गया हमारे पास ई हो गया हमारे पास यू, एफ हो गया हमारे पास यू बाई वी। सब पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो आप देखो यहां पे आप कुछ भी कर लो, सबसे पहले बात हमें ये निकालनी होती है कि चार्ज और पोटेंशियल का देखना होता है कौन सा कांस्टेंट है कौन सा नहीं है। इस तरह के जब भी सवाल आए तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ बैटरी तो रिमूव कर ही दी है, तो चार्ज देगा कौन, तो चार्ज तो आइसोलेट कर दिया, तो चार्ज तो जितना है भैया उतना ही रहेगा। क्यों चार्ज है तो क्यों चार्ज ही रहेगा, ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, इतना तो मुझे पता चल गया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि चार्ज, तो चार्ज तो मेरा क्या है, सेम, आइसोलेट। तो चार्ज, एक चीज तो पता चल गई है, चार्ज क्या है मेरे पास, सेम। कैपेसिटेंस क्या होती है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि कैपेसिटेंस के टाइम्स होगी इंक्रीज। कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज, कितने टाइम्स, इंक्रीज बाई के टाइम्स। फिर डेल्टा वी की अगर बात करी जाए तो डेल्टा वी क्या होता है, आप ध्यान से देखो, क्यू बाई सी, पैरेलल प्लेट के कैसे तो निकालते हो क्यू बाई सी करके। अगर क्यू मेरा सेम है और सी मेरा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो डेल्टा भी क्या हुआ होगा, डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ होगा, 1/k टाइम। ऐसे ही तो हुआ होगा ना, 1/k टाइम डिक्रीज हो गया। अब ई के बारे में बात करो तो ई डेल्टा वी बाई डी। अब डेल्टा वी क्या हुआ है तुम्हारा, डिक्रीज। डी तो सेम ही है, बट डी तो इतना ही है, डी थोड़े ना आप चेंज कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, डिक्रीज। और यहां हम पहले भी तो पढ़ के आए हैं, ई कितना हो जाएगा यहाँ पे, ई नोट तो इधर है, इंड्यूस इधर होगा, ई इंड्यूस। तो ई नेट कितना आता है तुम्हारा, आपको ध्यान होगा, ई नॉट माइनस ई इन विल बी इक्वल्स टू ई नॉट बाई के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज। यू क्या है, हाफ, कौन से वाला फॉर्मूला, चार्ज सेम वाला, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो सी क्या हुआ, इंक्रीज, तो यू क्या हुआ होगा, डिक्रीज। यू बाई वी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब मेरे पास क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब मैं मीडियम के लिए लिखूंगा, ये तो जब मीडियम नहीं था, तो क्या मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट। भाई एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव वही तो है तुम्हारा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंटू ई कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ई नॉट का स्क्वायर बाई के का स्क्वायर, कट करो, तो 1/k टाइम्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/k टाइम क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स के जवाब इस तरीके से दिए जाते हैं। आपको जो सोचना है बच्चे के, जो जहां बच्चा कंफ्यूज होता है, आप लोग भी कंफ्यूज होंगे जब आप सवाल करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस चीज में कि भाई कौन सा चार्ज कांस्टेंट, फॉर्मूले में क्या सोचा जाए क्या नहीं। देखो फॉर्मूले में सिंपल सी बात होती है, जब भी फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, तो जब आप ऐसे कंपेयर कर रहे होते हैं ना बेटा, तो एक कांस्टेंट सिर्फ एक की ही डिपेंडेंसी रहनी चाहिए, अगर दोनों वेरिएबल है तो वो फॉर्मूला कभी यूज नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे चलो जी, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड क्या है, अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड,
इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अगर आप बैटरी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हो, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड रहती है, तो कुल मिला के कुछ ऐसा सेटअप आपने कर दिया। ये था, तो ये सवाल आपसे जो कहना चाहता है, ये सेटअप था, ये कैपेसिटेंस सी थी। आपने क्या किया, आपने के डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, लेकिन ये मैं ऐसे शो कर रहा हूं, पूरे में ही भर रखा है मैंने इतनी थिकनेस में, बस ये शो करने के लिए थोड़ा मैंने ऐसे गैप दिखा दिया है, बाकी डी थिकनेस में ही भर रखा है मैंने। तो ऐसे ये वी पोटेंशियल यहाँ है, वी पोटेंशियल यहाँ है, इसको कोई बदलाव नहीं किया है। तो अब आपसे पूछा गया, अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने क्या कांस्टेंट किया है, डेल्टा वी, कैपेसिटर के अलावा डेल्टा वी सेम है, तो ये कैपेसिटेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपेसिटेंस तो कितनी हो जाएगी, केसी, तो ये तो होगी इंक्रीज। चार्ज के बारे में बात करो, चार्ज क्या होता है, सी डेल्टा वी, ऊपर किया था ना हमने चार्ज के बारे में, था ठीक है। सी डेल्टा वी तो सेम है, सी क्या हो गया, इंक्रीज, तो चार्ज भी क्या हुआ होगा, इंक्रीज। फिर सी के बारे में बात करो, डेल्टा वी तो तुम्हारा क्या है, सेम कांस्टेंट है। डी, आप ई के बारे में बात करो, ई क्या हो गया तुम्हारा, डेल्टा वी बाई डी, डीबी में भी चेंज नहीं किया, डेल्टा वी में भी, तो ये भी क्या रहने वाला है, सेम, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ ई नॉट बाई के हो जाएगा, नहीं भाई, ई नॉट तो यहां था, देखो ये ई नॉट था, इस ई नॉट की वैल्यू थी क्यू इज इक्वल टू सी वी, यानी कि क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहां जो क्यू था तुम्हारा वो क्या था, सी इंटू वी, ऐसे ही तो निकालोगे। लेकिन यहां जब आप निकालोगे, कहां पे, यहां पे जब आप निकालोगे, तो देखो यहां पे चार्ज भी तो चेंज हो गया है, तो चार्ज तो यहाँ क्यू डैश आएगा, तो जब आप ई लिखोगे ना बेटा, तो ई, नो डाउट आप लिखोगे ई नॉट बाई के ही लिखोगे, लेकिन यहाँ ई नोट ये नहीं है, ये तो ई नोट पहले था, यहाँ तो ई नोट ही चेंज हो गया है, क्योंकि ई नोट किसकी वजह से, ई नोट का मतलब है क्यू, इसको अगर मैं लिखूं देखो, 1/k इंटू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यों ये डैश है, ई नॉट डैश, ये वो नहीं है जो ये पहले था, पहले तो यहाँ कितना था चार्ज, इतना था, लेकिन भैया आप जैसे ही आपने कैपेसिटर डाला चार्ज भी तो चेंज हो गया, तो ई नॉट की वैल्यू अब तुम्हारी ये थोड़ी ना रहेगी, क्यों ही चेंज हो गया इस प्लेट के ऊपर, क्यों ही ज्यादा आ गया, तो अब ज्यादा लिखेंगे ना, तो इसलिए आप देखो इस रिलेशन से भी देखो आप, 1/k इंटू क्यू इज इक्वल टू के सी वी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, के से के कट करो, सी वी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर मैं इसको ई डैश मान लूं और इसको, यहाँ ई नोट था पहले इनिशियली, तो ई डैश विल बी इक्वल्स टू ई नोट, आगे ना बराबर, यही तो मैं कह रहा था आपको। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अभी तो ई नोट बाई के हो जाएगा, अरे ई नोट बाई के ही रहेगा, नो डाउट ई नोट बाई, लेकिन आपका ई नोट भी तो चेंज हो गया ना, क्योंकि चार्ज चेंज हो गया, तब आपको जो क्यू डैश भी तो चेंज होना, चेंज वाला लिखना पड़ेगा। बच्चे क्या है, क्यू उसको ये सोच लेते हैं, ये वाला ई नोट पहला ही दिमाग में रखते हैं, ये तब है जब चार्ज सेम हो, और वो तब होता है जब बैटरी ना हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो ये लॉजिक है। ई देखो, ई यू की बात करते हैं, यू इज इक्वल टू हाफ सी डेल्टा वी का स्क्वायर, अब डेल्टा वी तो सेम है, सी आपका इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। और डी की मैं बात करूं, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी आपका, ई सेम है, तो यू बाई वी विल बी इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ई तो कांस्टेंट है, तो ये तुम्हारा के टाइम्स हो जाएगा यू बाई वी, ठीक है। तो ये भी तुम्हारी क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज। आई होप कि आपके समझ में आया हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करिए। अब इसके ऊपर सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो हम सवाल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये दे रखा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द स्विच एस इज इनिशियली ओपन, क्या दे दिया इसने, एस इनिशियली ओपन है, द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड, I1 I2 I3 प्रेजेंट इन द करंट, और ये आपने दे दिया। आपसे पूछ रहा जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर, तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, तो इसका मतलब ये आप क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट, यानी कि इसको एज ए वायर मान लोगे कि ये वायर ही लगा हुआ है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है वायर। तो ये पोटेंशियल V, तो यहां भी V, तो इसका मतलब I2 कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है, 8 के अक्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा, करंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा,
ऐसे पास हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, यानी कि सिर्फ I1 करंट रहेगा। और I1 यानी कि करंट कितना हो जाएगा, 6/2 विल बी इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तो ये इतना ही आसान सवाल होता है बस। जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, I1 इतना, I2 इतना, I3, क्योंकि आपने क्या कर दिया बच्चे, इसको शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट एक वायर, अब जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही पोटेंशियल यहाँ, शॉर्ट सर्किट का भाई वायर के अलोंग तो यही पढ़ते हैं ना, V और V। अब देखो इसके अक्रॉस यानी कि VV, डेल्टा V जीरो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेल्टा V जीरो, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि I2 I3 विल बी जीरो। इस तरीके से एक सिंपल सा सवाल होता है। अब ये लास्ट सवाल है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम एमईसी शुरू करेंगे। एक डीपीपी में आपको भेज दूंगा, और डीपीपी का सॉल्यूशन करेंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट इंप्रूव होंगे। अब ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम चार्ज बताना है कैपेसिटर पे। चलो जी, दिमाग में सेम चीज आनी चाहिए भैया, कैपेसिटर करंट पास नहीं करेगा, यानी कि मैक्सिमम उसमें यहां से कोई करंट पास नहीं होगा। तो कुल मिला के बात है, मुझे जी ये पोटेंशियल चाहिए इसके अक्रॉस, तो ये भी बी होगा। अब यहाँ जब कोई करंट ही पास नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं है, जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही पोटेंशियल यहाँ। भाई कोई ड्रॉप थोड़ी ना होगा, जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट चलेंगे तो कोई, जब यहाँ करंट ही पास नहीं हो रहा है, आई ही पास नहीं हो रहा, तो क्या ड्रॉप होगा, आई ही जीरो है। इसका मतलब जो भी कुल मिला के, अब मुझे, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि मुझे इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल चाहिए, यानी कि मुझे निकालना है VAB। जैसे ही मैं VAB निकालूंगा मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस वाली ब्रांच को भूल जाओ, अभी भूल जाओ, मुझे सर्किट सॉल्व करना, मुझे करंट निकालना है। तो अब देखो, इसको भूलते ही आपको दिख रहा होगा ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो कितना 8 आया, 8 और 8 किस में आया, अब इनका मिलकर कितना आया 8। वो 8 और ये वाला 8 पैरेलल में है, ये देखो पैरेलल में है ना दोनों ब्रांच, तो 8 और 8 4 आ गया। तो अब ये टोटल मिलकर कितना आया 4, और ये कितना आया 4, 4 और 4 8, और ये वाले तीनों सीरीज में आ गए 12। यानी कि यहां से कितना करंट जाएगा बच्चे, I will be equals to 12/12 will be equals to 1 एम्पियर। ठीक है, अब 1 एम्पियर करंट चला जी, यहां से चलाओ जी, 1 एम्पियर गया। अब आपको पता है 1 एम्पियर गया है, तो ऊपर वाली ब्रांच जो है, ये वाली ब्रांच, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो करंट डिवाइड होगा, यानी कि हाफ एम्पियर यहां चला गया, आधा एम्पियर यहां चला गया। फिर यहां से आया तुम्हारा हाफ एम्पियर, दोनों मिलके फिर 1 एम्पियर हो गया, और तुम्हारा करंट ऐसे वापस घूम के आ गया, तो करंट का डिवीजन आ गया। अब ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव नेगेटिव, केवीएल तो लगा ही सकता हूँ, VA से शुरू करो, VA माइनस हाफ इंटू प्लस माइनस माइनस 4, प्लस माइनस माइनस हाफ इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू VB। तो मुझे तो VA माइनस VB ही तो चाहिए था, विच इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट, यानी कि Q विल बी इक्वल्स टू C डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू 8 माइक्रो कूलम। आंसर। आई होप कि आपके ये समझ में आया हो। तो यहाँ हमारा कैपेसिटर चैप्टर खत्म होता है। मैं नेक्स्ट डीपीपी शेयर करूंगा, आप अच्छे से डीपीपी बनाएं, उसका सॉल्यूशन बनाएं। और अब हम आगे आगे थोड़ा फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाएंगे, और ताकि आपका, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मैंने शुरू किया है बच्चों के लिए, मैं सिलेबस सोच रहा हूँ कि मैं अक्टूबर तक पूरा कर दूं, या सितंबर लास्ट तक और अक्टूबर शुरू तक, ताकि आपको एक लंबी रोप मिले। और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन, जो भी ये बच्चा वीडियो देख रहा है और जो मेरे से पढ़ रहा है, जिसको लगता है कि उसके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, और मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि अब हम 11th के लिए यूट्यूब पे लॉन्च करूंगा मैं, वहाँ हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना 11th पूरा फुल फ्लेज, सेम ऐसे ही, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे DM कर सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट हेजिटेट, आप पूछोगे तो इम्प्रूव करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में MEC के।